हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, और वी कैन से द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, द वन ऑफ मेन प्रॉपर्टी द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें कई बार कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पुटअप होता है, तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, तो एक बार इसलिए मैंने आपको लिख के इसमें बताया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम बताते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। मैंने आपको बताया था द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स and the charge on each packet is equal to the charge of electron. We know the value of E. The value of E is known as elementary charge. The value of E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. E is the elementary charge. ये सबसे छोटी वैल्यू मानी जाती है, ना इससे कम हो सकता ना इससे ज़्यादा हो सकता। और मेरा सिंपल मीनिंग ये है, दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा इस एलिमेंट्री चार्ज की फॉर्म में होता है। हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। अगर मान लो किसी बॉडी से मैंने दो पैकेट निकाल लिए तो उस बॉडी पे 2 पॉजिटिव ई चार्ज हो जनरेट हो जाएगा। सिंपल है ना मेरी बात। दो बॉडी के बीच में चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और वी कैन से इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वो फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। N कौन है यहाँ पे? N इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर। N यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स भी आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। और इस N की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आएगा, ये कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इन फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पैकेट्स। यानी कि बॉडीज़ पे जो चार्ज रहेगा वो हमेशा पैकेट की फॉर्म में जाएगा, एंड सो ऑन अप टू n तक। ये हमें लेके चलना है इसमें, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही तो है कि चार्ज वो कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड द चार्ज ऑन ईच पैकेट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है। मान लो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मान लो मेरे पास चार्ज है 1 कूलम्ब चार्ज है। तो 1 कूलम्ब चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो उस बॉडी को मैंने कितने पैकेट्स उसको दिए हैं या कितने पैकेट्स मैंने उसमें से ट्रांसफ़र किए हैं, निकाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 कूलम्ब चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग 1 कूलम्ब चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। मैं किसी बॉडी को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को सप्लाई करूं या उससे मैं एक्सपेक्ट करूं कि बॉडी पे चार्ज कितना जनरेट हो जाए, 1 कूलम्ब। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं प्यारे बच्चों? तो ये फॉर्मूला मेरे पास है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? 1 कूलम्ब इक्वल टू N इंटू E। E की वैल्यू हम सभी जानते हैं 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो यहाँ से N की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। आफ्टर कैलकुलेशन you will calculate 6.25 इंटू 10 पावर 18। हम ये बोल सकते हैं 1 कूलम्ब चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इतने नंबर ऑफ पैकेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज कुछ भी तो हो सकता है। अगर यहाँ पे बोलता Q इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम्ब, तो अब बताओ इस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे, बताओ मुझे। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों, हम अच्छे तरीके से जानते हैं 1 माइक्रो कूलम्ब किसके इक्वल होता है? 10 पावर माइनस 6 कूलम्ब। तो यहाँ पे मैं इस फार्मूला में 10 पावर 6 को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर इसमें मैं डायरेक्ट अगर आपको यूज़ करके बताऊँ तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 पावर 12। इतने पैकेट होते हैं प्यारे बच्चों 1 माइक्रो कूलम्ब के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और नंबर ऑफ पैकेट्स आपसे पूछेगा वो। क्या मेरी बात क्लियर है?
अब एक प्रॉपर्टी आती है जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो बेसिकली 3 मोस्ट कॉमन मेथड होते हैं जिससे हम बॉडीज़ को चार्ज करते हैं। आवर फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। और फ्रिक्शन से जो बॉडी चार्ज होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और ये स्टैटिक नेचर का होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें दोनों की दोनों बॉडीज़ कंडक्टर होना चाहिए। जो बॉडी चार्ज्ड है और जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है वो बॉडी क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग इन नेचर होनी चाहिए, और उन दोनों का एक्चुअल कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए। और वी कैन से जो वायर हम जोड़ेंगे उनके साथ वो भी कंडक्टिंग नेचर की होनी चाहिए। और एक आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, हम बॉडी के अंदर इंड्यूस चार्ज को जनरेट करेंगे, और जो इंड्यूस चार्ज होता है ना प्यारे बच्चों वो हमेशा अपोजिट काइंड का होता है। अगर मेरी चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो और जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें जो चार्ज आएगा वो उस चार्ज बॉडी के अपोजिट वाला चार्ज आएगा। इफ़ द चार्ज बॉडी इज पॉजिटिवली देन द इंड्यूस चार्ज नेगेटिवली, वो हमेशा अपोजिट काइंड का रहेगा। अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, पहली बात तो है ये। सेकंड, जो चार्ज बॉडी होगी और जो न्यूट्रल बॉडी होगी जिसमें हमें चार्ज को इंड्यूस करना है वो कंडक्टर भी हो सकती है, वो इंसुलेटर भी हो सकती है। इंडक्शन मेथड में जो न्यूट्रल बॉडी होगी वो कंडक्टर भी हो सकती है, वो इंसुलेटर भी हो सकती है। बट कंडक्टर में दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास आता है, इसका जो डेरिवेशन रहेगा मैं आपको कैपेसिटर के टॉपिक में करवाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला है क्योंकि इस पे कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो मैं वो न्यूमेरिकल आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। Q इंड्यूस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q 1 - 1 बाई K। अब आपको मैं बताना चाहूँ ये Q इंड्यूस कौन सा है सर? ये प्यारे बच्चों ये इंड्यूस चार्ज है जो उस न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी के अंदर हमने जनरेट किया है। सर ये कौन है? ये वो चार्ज है जो किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर होता है, टोटल चार्ज 1 - 1 बाई K। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वी कैन से द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं। आगे आएगा इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लेक्चर दूंगा इसमें। अब एक बात बताओ, जो K की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K की वैल्यू है वो वेरी करती है, डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अगर मैं K = 1 फॉर वैक्यूम और एयर के लिए, K की वैल्यू 1 होती है प्यारे बच्चों, वैक्यूम हो या एयर के लिए। K की वैल्यू 80 बोल दो या 81 बोल दो, ये होती है वाटर के लिए, वाटर के लिए। और K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है प्यारे बच्चों कंडक्टर के लिए, और K की वैल्यू फाइनाइट होती है इंसुलेटर के लिए। K की वैल्यू फाइनाइट होती है इंसुलेटर के लिए। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज रोड है और इसके ऊपर चार्ज है मान लो +20 माइक्रोकूलम, और ये मान लो कोई भी इंसुलेटर बॉडी है, क्योंकि देखो इसका K यहाँ पे गिवन है। ये जो इंसुलेटिंग बॉडी है, इंसुलेटिंग जो बॉडी है इसके पास इसका K दे रखा है 4, तो इसमें कितना इंड्यूस चार्ज आएगा मुझे ये बताना है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, सिंपली ये वाला। बोलो प्यारे बच्चों, तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? Q इंड्यूस किसके इक्वल आ गया? Q इंड्यूस इक्वल टू नेगेटिव। ये हाँ, ये नेगेटिव मैंने क्यों लगाया? बिकॉज इंड्यूस चार्ज इज अपोजिट इन नेचर। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव, और Q कितना है ये उस चार्ज बॉडी पे चार्ज है, कितना है 20 माइक्रोकूलम इंटू 1 - 1 बाई K कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। तो इसको सोल्व करोगे तो आप ये कितना आ जाएगा 3/4 इंटू -20, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो Q इंड्यूस कितना आ गया प्यारे बच्चों -15 माइक्रोकूलम।
क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर प्यारे बच्चों, अगर न्यूट्रल बॉडी कंडक्टिंग नेचर की है तो मैं उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर नेट चार्ज इंड्यूस करवा सकता हूँ, सारा का सारा चार्ज आ जाएगा। कैसे? अगर ये इस बॉडी पे चार्ज कितना है +20 माइक्रोकूलम, अगर ये बॉडी मेरी कैसे होती, मान लिया कंडक्टर होती, कैसी होती? कंडक्टर, तो मेरा के कितना होता सर? के तो इन्फिनिटी होता। तब अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करता तो क्या होता? Q इंड्यूस इक्वल टू -20 माइक्रोकूलम इंटू 1 - 1/∞ और समथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो इस बॉडी में कितना चार्ज आता प्यारे बच्चों? सर -20 माइक्रोकूलम। हम ये कह सकते हैं जो न्यूट्रल बॉडी होगी उसके अंदर हम नेट यानी कि सारा का सारा चार्ज इंड्यूस करवा सकते हैं, बट इंसुलेटिंग बॉडी में हम नेट चार्ज इंड्यूस नहीं करवा सकते प्यारे बच्चों। वो केवल कंडक्टिंग के लिए रहता है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर इज इनफाइनाइट। बाकी किसी भी मीडियम की बात होगी तो उस मीडियम में के की वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। बोलो प्यारे बच्चों। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और के की बात। अच्छा एक बात बताओ आप, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कूलाम्स लॉ के बारे में बताया था। अब ज़्यादा उधर इतना डिटेल में तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि कूलाम लॉ हम सभी जानते हैं ये होल्ड करता है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। जब 2 पॉइंट चार्जेस को किसी रीजन में रखा गया है, मान लो फ्री स्पेस में रखा गया है किसी r डिस्टेंस पे, Q1 Q2 वैक्यूम के अग्रेजन की बात कर रहा हूँ, और ये पॉइंट चार्जेस होते हैं। अगर ये लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे और अगर ये अनलाइक होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कूलाम लॉ ने क्या बताया था? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस। जो फॉर्मूला आया था वो आया था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r²। ये फॉर्मूला था और इसको ऐसे भी लिखते हैं Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। और ये कौन था? ये इस के की बात कर लो, चाहे तो आप इस के की भी बात कर सकते हो आप। बताओ के की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे ये कौन था? मैं बता चुका हूँ आपको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू आई थी 8.85 × 10⁻12 और यूनिट आई थी इसकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होती है ना प्यारे बच्चों, ये इसकी SI सिस्टम में होती है। CGS सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1, ये आ जाएगी। बल्कि CGS में के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू क्या लिखूँगा प्यारे बच्चों में? CGS सिस्टम में के की वैल्यू किसके इक्वल होती है? बोलो प्यारे बच्चों। के की वैल्यू, ये है SI सिस्टम में, सॉरी, तो CGS में के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी 1 फॉर CGS सिस्टम। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मैंने इसलिए बताया ये क्योंकि मुझे ये आपको यूज़ करना है अभी। अब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल दो, या स्पेसिफिक परमिटिविटी बोल दो। ये तीनों एक ही नाम है इसकी। सर ये क्या होता है? 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मान लो 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास, ये रहा 2 पॉइंट चार्जेस है और ये फ्री स्पेस में रखे गए हैं। फ्री स्पेस में लेट्स सपोज वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ फ्री स्पेस, देन the force of attraction or repulsion between the point charges should be written in the given formula which is given by the Coulomb। ओके, ये आ गया भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया मैंने। और ये कौन था? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, उसके बाद अब मैं इसको किसी मीडियम में लेके चला गया। अगर मैं इसको किसी मीडियम में लेके जाता हूँ
तो मीडियम के लिए क्या आएगा बताओ? अगर मैं इसको किसी मीडियम में लेके जाता हूँ तो मीडियम में क्या आएगी इसकी वैल्यू? मीडियम के लिए क्या लिखूँ प्यारे बच्चों में बताओ? ये Q1 ये Q2, अगर डिस्टेंस r है तो वही सेम फोर्स लगेगा अट्रैक्शन और रिपल्सन, बट F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कौन है ये कौन आया? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर कौन सा मीडियम? जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। प्यारे बच्चों ये उस मीडियम की बात कर रही है जिस मीडियम में इन दोनों चार्जेस को मैंने रखा है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये मैंने जिस फ्री स्पेस की बात की है, इसको तो कुलाम लॉ ने खुद बताया ही है ना। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करता हूँ तो जब इन दोनों को सॉल्व करूँगा, इक्वेशन 1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा, व्हेन इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 1 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये है वैक्यूम के लिए, ये है मीडियम के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा F वैक्यूम बाई F मीडियम इक्वल टू, देखो एक बार सब कुछ कट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा मीडियम, यहाँ आ जाएगा फ्री स्पेस। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगी, इसी को बोलते हैं ER या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, याद है। तो इसको बोलेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और प्यारे बच्चों जिस भी मीडियम की हम बात करेंगे ना, उस मीडियम का हमें ये और ये गिवन होगा, यही तो मेन होता है। तो ये किसी भी मीडियम का गिवन पैरामीटर होगा। और अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर मैं फोर्स की टर्म में बताऊं तो हम यहाँ भी बता सकते हैं, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो एक रेशो होता है। किसका रेशो? फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन द वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन दैट मीडियम, जिस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा। और के की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या स्पेसिफिक परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अब छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, वो फ्री स्पेस में रखे हैं, जैसे ये रखे हुए यहाँ पे, देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पे फ्री स्पेस में रखे हुए हैं और उनके बीच में ये फोर्स आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैंने क्या किया? अब मैं इनको किसी मीडियम में लेके चला गया, इन एनी मीडियम, उनको मैं किसी मीडियम में लेके चला गया और उस मीडियम की जो ER है वो ER दे रखी है, या उस मीडियम का कांस्टेंट कितना दे रखा है? K दे रखे है। प्यारे बच्चों ये हमें गिवन रहेगा। जिस भी स्पेसिफाइड मीडियम की हम बात करेंगे ना, हमें ये वैल्यूज़ गिवन रहेंगी प्यारे बच्चों। तो उस मीडियम में उनके बीच में क्या फोर्स लिखूं, जल्दी बताओ। ये जो 2 चार्ज थे मेरे, R डिस्टेंस है, तो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम R स्क्वायर। लेकिन मीडियम की तो क्या दे रखी है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दे रखी है। तो वो फार्मूला हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। E ऑफ मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूँ? E नोट ER, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी गिवन है और ये तो हम सबको पता है ही। तो मैं इसकी जगह पे इसको क्या लिख दूँगा? F इन मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, इनको देखो आप, इसको और इसको, तो ये क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू आ गई? ये तो वैक्यूम की वैल्यू आ गई।
तो इसका मतलब जो मीडियम में जो फोर्स लगा ना वो वैक्यूम का जो फोर्स है उससे कितना कम हो गया, ER बोल दो या F इन वैक्यूम बाई K बोलो प्यारे बच्चों। 2 पॉइंट चार्ज को मैंने किसी मीडियम में रख दिया तो वहाँ उनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना और जो वैक्यूम में उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था ना वो कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, वो उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना या उस मीडियम की जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी ना उतना कम हो जाएगा वो। तो बताओ अगर मैं इसको, अगर 2 चार्ज मेरे पास एयर में थे या वैक्यूम में थे, उनको मैं वाटर में ले गया तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है प्यारे बच्चों, 80। तो जो वाटर में जो फोर्स लगेगा वो वैक्यूम की फोर्स का 80 टाइम उसको डिवाइड कर देना आप 80 से, तो 80 टाइम कम हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, इसमें छोटी छोटी बातें 1-2 और हैं। वो ये हैं, अगर मान लो इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, मान लो अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूँ, अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूँ, 2 पॉइंट चार्ज हैं R डिस्टेंस पे Q1 Q2, उनके बीच में जो फोर्स लगा F वैक्यूम वो किसके इक्वल लगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये बात बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसने क्या कंडीशन दे दी, इसने अभी सेटअप को ये मीडियम में ले गया, मीडियम में लेके चला गया और मीडियम का जो ER है वो ER गिवन है भाई, ये गिवन है। तो क्या हुआ, मीडियम में जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा ना, मीडियम में जो 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा वो कम हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो फोर्स लिखो पहले, F मीडियम कितना लिखूं, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER इंटू R²। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे? तो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया मेरे को, ये तो फ्री स्पेस के लिए, ये मीडियम के लिए। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है? अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से देखो इसको, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को। अब हुआ क्या, अब बताओ कौन फोर्स ज़्यादा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है, वैक्यूम की मीडियम? सर मैं वैक्यूम का, क्योंकि मीडियम में तो इतने फैक्टर से कम हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंडीशन दे दी हमें, कंडीशन ये दे दी, ठीक है, इस कि मीडियम में जो डिस्टेंस आएगी ना, मीडियम की डिस्टेंस का और फ्री स्पेस में जो डिस्टेंस है उसमें क्या रिलेशन होगा। कंडीशन क्या है, रिलेशन बिटवीन, मान लो इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, रिलेशन बिटवीन R डैश एंड R सच दैट फोर्स इन वैक्यूम इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैक्यूम में फोर्स था, डिस्टेंस कितनी है चार्जेस के बीच में, R। मीडियम में जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, मीडियम में जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा ना। तो इन्होंने बोला कि फोर्स सेम है। अगर मैं मीडियम में फोर्स को सेम रखूँगा ना, वैक्यूम के बराबर, तो मुझे सेपरेशन को कम करना पड़ेगा, मुझे सेपरेशन को कम करना पड़ेगा। या मीडियम में भी डिस्टेंस R होगी प्यारे बच्चों, मीडियम में फोर्स घट रही है, बाकी सारे पैरामीटर सेम हैं, तो मुझे फोर्स को बढ़ाने के लिए मुझे R को कम करना पड़ेगा। तो इसने पूछा है कि मीडियम में जो डिस्टेंस बनेगी R डैश और जो फ्री स्पेस में जो डिस्टेंस है R, इनमें क्या रिलेशन होगा, सच दैट फोर्सेस रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा। तो बताओ इसको मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इसको मैं R डैश ले लेता हूँ। इन दोनों फोर्स को जब मैं इक्वेट करूँगा तो मुझे इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डैश का स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 4 पाई से, तो ये देखो 1 बाई R² इक्वल टू 1 बाई R डैश का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो R डैश की वैल्यू आएगी R बाई √ER। ये रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। ये डिस्टेंस कहाँ की है,
ये फ्री स्पेस की डिस्टेंस है, ये उस मीडियम की डिस्टेंस है। तो मीडियम में जो डिस्टेंस है वो फ्री स्पेस की डिस्टेंस का कितना कम हो जाएगी, इतना रूट ऑफ ER कम हो जाएगी, जब जाके दोनों के दोनों फोर्स वो इक्वेट करनी पड़ेंगी हमें। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पे तो एक तो आ गया मीडियम, यहाँ पे एक तो मीडियम आ गया और एक फ्री स्पेस है। अगर दोनों मीडियम होते तो, अगर दोनों मीडियम ही होते तो बोथ मीडियम, अगर दोनों मीडियम होते, एक का कांस्टेंट कितना होता, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 होता, एक का कांस्टेंट K2 होता। तब अगर मुझे रिलेशन निकालना पड़ जाता, इसमें डिस्टेंस क्या लिखूं, R1, जो किसके इन्वर्सली रहेगी, वो रहेगी R बाय रूट K1। और R2 में क्या रहेगी, R बाय किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया मैंने, ये मैंने फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, K2। जब इन दोनों की रेशो निकालोगे ना आप, R1 बाय R2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा रूट K2 बाय K1। सर ये K क्या लिख दिया मैंने, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको आप R बाय रूट K भी लिख सकते हो। तो इस पे कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो भाई, कर लोगे ना इसको यहाँ तक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आ रहा हूँ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।